हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, है ना, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने बोला था कि हम पहले जो बेसिक है कार्बोहाइड्रेट देख लिया हमने, प्रोटीन देख लिया, है ना। तो इनका हम मेटाबॉलिज्म भी देखेंगे कि चलो हमने कार्बोहाइड्रेट का पूरा रोल फंक्शन वगैरह देख लिया, लेकिन वो बॉडी में यूटिलाइज कैसे होता है या फिर उसकी जरूरत पड़ने पर वो उसको हम यूटिलाइज या बॉडी यूटिलाइज कैसे करती है, काम में कैसे लाती है ना, या उसको ब्रेक डाउन कैसे करती है या बॉडी के बाहर कैसे करती है। अब ऑब्वियसली कोई चीज हम इंगल्फ कर रहे हैं या बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो उसका एक्सक्रीशन होना भी जरूरी है ना, तो वो किस वे से होता है और उसमें से जो काम की चीजें है बॉडी के लिए उसको वो कैसे एक्सट्रैक्ट करता है ना। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीजें है ना। तो उसमें फर्स्ट साइकिल है दैट इज ग्लाइकोलिसिस, है ना। ग्लाइकोलिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। ग्लाइकोलिसिस, है ना। अब ये वर्ड आया कहां से एक्चुअल में, है ना। तो इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है, पहला ग्लूकोज मतलब स्वीट, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, ग्लूकोज मतलब होता है स्वीट, और लाइसिस मतलब होता है डिसोल्यूशन, है ना, ब्रेक डाउन या डिसोल्यूशन होता है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, है ना। अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन क्यों होना जरूरी है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, हमने पहले देखा था फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपने हम वहां पर हमारा पहला पॉइंट था कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। अब एनर्जी कितनी प्रोवाइड करता है, तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट काम क्या है उसका, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ब्रेक डाउन करके क्या करेंगे हम, एनर्जी का क्या बोलेंगे उसको, एनर्जी लेने का काम करेंगे हम। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे कुछ एटीपी मॉलिक्यूल, है ना। एटीपी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, देज आर, अब एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, तो एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में यूटिलाइज होती है। एनर्जी बोले तो जैसे अब यहाँ पर हम देखेंगे तो चार्ज के फॉर्म में, वोल्ट एम्पियर के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी में प्रेजेंट है। तो वैसे बॉडी में एनर्जी बोले तो एटीपी के फॉर्म में रहती है। तो ये क्या होता है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज बोलो या कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। जब वो एनर्जी वहां से एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो बाकी बचा हुआ चीज क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी के बाहर। दैट इज द मेटाबॉलिज्म, है ना। तो देन सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस ये इन्वेंट किसने किया था, तो एम्डेन मेयर ऑफ पाथवे भी इसका दूसरा नाम है, या ये दो साइंटिस्ट ने मिलके इसको, या हम बोल सकते हैं कि बायोकेमिस्ट बोल सकते हैं, एम्डेन एंड मेयर ऑफ, ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1940 में सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस का एक्सप्लेनेशन दिया था, या कंप्लीट साइकिल को उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया था, है ना। देन डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एक्चुअल में क्या है ग्लाइकोलिसिस, तो डेफिनेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पाइरुवेट और लैक्टेट विद प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, है ना। मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर पाइरुवेट या लैक्टेट, ये पूरी चेन ऑफ रिएक्शन, है ना। आगे हम देखने वाले हैं कि चेन ऑफ रिएक्शन क्या, कहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है और कौन सी रिएक्शन होके लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है ना। तो इट इज अ चेन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम, कहां से, ग्लूकोज से चालू होके वो खत्म कहां होगी, लैक्टेट और पाइरुवेट के कन्वर्जन तक, है ना। उस पूरी स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस विद प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, है ना। विद, और उसी के साथ साथ क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होते जाएगा इनटू पार्ट पार्ट पार्ट, अलग अलग प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होगा और अलग अलग जगह पर एटीपी क्या होगी, सिंथेसाइज होगी। और वही एटीपी हमारे को जब भी हम फास्टिंग कंडीशन बोलो या बॉडी में जब हम बाहर से एक्सटर्नल फूड नहीं ले रहे तब वो काम में आएगी, ठीक है। देन फीचर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, हमारे बॉडी का फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है वो जो 100 mg पर डीएल से 100 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। तो डेसीलीटर बोले तो ब्लड बोलो या फिर बॉडी फ्लूइड्स बोलो, वो आता है। तो उसके अंडर में 100 के अंडर में 70 से 100 अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है तो आप डायबिटिक नहीं हो। अगर उससे ज्यादा रहता तो डायबिटीज मलाइटिस आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें वो कंसिडर किया जाता है अगर 100 के ऊपर रहा तो। अगर 100 के नीचे है, 70 से 100 की रेंज में, इट इज ओके। अगर 70 से नीचे है तो आपको ऑब्वियसली ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कम है ना। उसके बाद सलाइन लगाया जाता है, सीवियर डिहाइड्रेशन बोलते हैं जिसको। अगर बहुत ज्यादा बॉडी का वाटर लॉस हो गया, उसके साथ साथ ग्लूकोज वगैरह भी या आपके इलेक्ट्रोलाइट भी जो है वो लॉस हो जाते हैं बॉडी से, तो तब सलाइन थेरेपी या आईवी थेरेपी दी जाती है, ठीक है। देन फीचर्स है ग्लाइकोलिसिस के, तो पहला फीचर है इट टेक प्लेस इन सेल बाय एंजाइम प्रेजेंट इन साइटोसोल, है ना। अब ये ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, तो होता कहाँ है, सेल के अंदर होता है। और साइटोसोल, है ना, साइटोसोल पता है, जो ऑर्गेनल जिसके अंदर सबमर्ज रहते हैं ना, एक फ्लूइड रहता है अपना, स्टिकी फ्लूइड रहता है जिसको बोलते हैं साइटोसोल। उसके अंदर अलग अलग हमारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उस साइटोसोल्स में एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। कौन से एंजाइम, अभी यहाँ पर हम देखेंगे कौन से एंजाइम यहाँ कहाँ लग रहे हैं, है ना। तो वो एंजाइम प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, साइटोसोल में, सेल के अंदर, और वहीं पर ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल परफॉर्म होती है और वहां पर होती है। देन नेक्स्ट है दैट इज
ऑकर्स इन बोथ अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है ना, दोनों कंडीशंस में क्या होती है, ये साइकिल्स परफॉर्म होती है। एक जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं हम एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू पाइरुवेट, और एक अनारोबिक कंडीशन में होती है जिसमें ऑक्सीजन का अब्सेंस रहेगा, तो उसमें जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट, वो हमारा बनता है लैक्टेट। इसमें हमारा एरोबिक कंडीशन में एंड प्रोडक्ट जो रहेगा वो पाइरुवेट रहेगा, है ना। आगे हम लोग यही देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉन माइटोकॉन्ड्रियल सेल, है ना। अब मेनली पावर हाउस ऑफ अ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, जो क्या करता है, एनर्जी का जनरेशन करता है, जेनेसिस ऑफ आपका एटीपी मॉलिक्यूल बोल सकते हैं हम, जिसको बॉडी पूरा यूटिलाइज करती है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, तो उनके अंदर क्या, तो उनके लिए ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या करेगी, ग्लूकोज, ऑलरेडी जो ग्लूकोज है उसका कन्वर्जन करेगी इनटू एटीपी मॉलिक्यूल, और वो फिर उसको यूटिलाइज करेगी, है ना। अब चलो माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसके पास बैकअप है, बैकअप बोले तो उसके पास जनरेटर है। अब जनरेटर ही नहीं रहा तो क्या होगा, वो सेल जिंदा रह पाएगा क्या, हम लाइट जला पाएंगे कि बिना जनरेटर के, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वैसे ही अगर जिसके पास जनरेटर नहीं है तो उसके लिए जनरेटर की जगह ये हमारा यूपीएस काम आएगा। तो यूपीएस बोले तो ग्लाइकोलाइसिस, है ना। यूपीएस इमरजेंसी सर्विस, वो जनरेटर होता है, छोटा बैटरी रहता है उसमें, कंप्यूटर में लगाते हैं हम लोग, है ना, इमरजेंसी पावर के लिए। हाँ, दैट इज, उससे मैं लिंक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट है दैट इज रिवर्सिबल, कैन लीड टू सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अब ये साइकिल को कुछ हमने प्रोसेस लगा के रिवर्स कर दिया, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोजेनेसिस भी कर सकता है, ग्लूकोज का जनरेशन, जिसको बोलते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। नियो माने, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है अदर देन ग्लूकोज मोइटी से ग्लूकोज अगर हम बनाते हैं या शुगर बनता है तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, है ना। अगर रिवर्स किया तो वो जेनेसिस कहलाएगा। देन अब ये मेन आते हैं हम रिएक्शंस की तरफ, है ना, कि कैसे, अब हमने तो बोल दिया कि ग्लूकोज का कन्वर्जन पाइरुवेट और लैक्टेट में होता है ना। अब वो होता कैसे है, तो वो ये स्टेप्स हम लोग रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। अब मैंने स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया हूँ, स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूंगा तो बहुत कचरा हो जाएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा एक्चुअल में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। अभी आप सिर्फ नाम से समझिए कि ये साइकिल कैसे परफॉर्म होती है या कैसे रन करती है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ग्लाइकोलाइसिस को। पहला है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, दूसरा है एनर्जी स्प्लिटिंग फेज, देन थर्ड है दैट इज एनर्जी जनरेशन फेज, है ना। अब क्या होता है, कोई भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो वीडियोस बनाने के लिए मुझे बोर्ड लेना पड़ा, मार्कर लेना पड़ा, स्टैंड है, ट्राइपॉड है, माइक है, लाइट्स है, ये सारे क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट है। और जब मैं ये आगे आगे बढ़ते जाऊंगा तो मैं, अगर मुझे अर्निंग होती गई तो वो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। तो हर चीज, प्रॉफिट एंड लॉस, आप भी जा, क्यों ये वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। प्रॉफिट मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो, दैट इज योर प्रॉफिट, तो आप इसीलिए वीडियो देख रहे हो। टाइम पास करते टाइम रील आप टाइम पास के लिए स्क्रॉल करोगे, पढ़ाई लिखाई की चीजें तो आप स्क्रॉल करोगे नहीं, है ना। तो वैसे ही एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है ना, पहला जो फेज है एनर्जी इन्वेस्टमेंट, मतलब हम पहले वहां पर लगाएंगे उसके बाद हमको पैसा मिलेगा। तो सेम यहाँ पर एनर्जी पहले लगाई जाएगी, उसके बाद फिर एनर्जी का जनरेशन होगा। देन दूसरा है दैट इज स्प्लिटिंग फेज। अब स्प्लिटिंग फेज मतलब क्या, कि अब मुझे थोड़ा अर्निंग आना चालू हो गया तो क्या होगा, मेरे खर्चे बैलेंस हो, अभी सिर्फ मेरा खर्चा होगा, पैसा अभी आ रही कि अर्निंग नहीं आई। तो जब अर्निंग आना चालू हो जाएगी, इनिशियली अर्निंग आना चालू हो जाएगी, तो मेरे खर्चे बैलेंस हो जाएंगे, जो मेरे जेब के पैसे जा रहे थे वो अभी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल दैट, है ना। देन नेक्स्ट होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ अब मेरे खर्चे एकदम कम हो जाएंगे और जो मेरा अर्निंग है वो ज्यादा हो जाएगा, तो दैट इज एनर्जी जनरेशन फेज, कि अभी यहाँ पर हमको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, एनर्जी वहां पर यूटिलाइज नहीं होगी, सिर्फ जनरेट होगी, है ना। पहले में क्या होगा, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा, वहां पर जनरेशन नहीं होगा। दूसरा क्या, कि एनर्जी लग भी रही है और जनरेट भी हो रही है। तीसरा है दैट इज एनर्जी जनरेशन फेज, कि अब यहाँ लग नहीं रही है, सिर्फ जनरेट हो रही है ना, समझ रहे हो। तो ये 3 स्टेप्स में इसको रिएक्शन को डिवाइड किया गया। देन नेक्स्ट है, हम एक्चुअल में कैसे होता है वो देखिए। तो पहला है ग्लूकोज, है ना, हमने बोला कि किसका, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इनटू पाइरुवेट, है ना। तो ये सबसे पहला है ग्लूकोज। अब इसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होता है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो इसको लर्न कर लो। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है। देन उसके बाद आपका बनता है DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देन बनता है, और उसी के साथ साथ बनता है ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले आप मेन चीजों को लर्न कर लो, बाकी ये जो एंजाइम्स है और कहाँ का एनर्जी जनरेट हो रही है ये लर्न करना आसान होता है। अगर आप एक एक चीजें लर्न करने जाएंगे
कि हाँ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन हुआ, देन उसमें एंजाइम लगा हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको लर्न करो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये आसान भी होता है लर्न। देखो चेंज क्या हो रहा है, ग्लूकोज आ गया, सिर्फ यहाँ 6 फॉस्फेट है, अब यहाँ 6 फॉस्फेट कॉमन है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो गया फ्रुक्टोज में, है ना। देन उसके बाद फ्रुक्टोज में अभी कन्वर्जन क्या है, सिर्फ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, है ना, दो लगा, दो फॉस्फेट ग्रुप है इसलिए ये बाइफॉस्फेट लगे। देन उसके बाद ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फेट सेम है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन आ गया। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट सेम है, यहाँ पर सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, देन पाइरुवेट एंड देन लैक्टेट, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, ये पूरा लर्न कर लो यहाँ तक, है ना, कि आपको ये मेन चीजें लर्न करनी। अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे लर्न किया जाए, है ना। या तो आप निमोनिक्स बना लो, अगर अब मैं बताऊंगा निमोनिक वो आपको शायद ही याद होंगे, है ना, तो बेटर है कि आप अपने मन से निमोनिक अपने हिसाब से जो जैसे आपको याद रखना है वैसे आप क्या करो, निमोनिक बना लो। जैसे निमोनिक क्या होता है, एक इनिशियली जैसे एच है, पी है, यहाँ पर ए है, तो ऐसे ये जो मेन चीजें है ना, इनको आप लेकर निमोनिक्स बना सकते हैं। जैसे एच हो गया, पी हो गया, पी हो गया, ए हो गया, तो ये हो गया हप्पा, है ना, हप्पा पढ़ सकते हो आप इसको, तो ये हप्पा हो गया यहाँ तक ए तक। देन उसके बाद आ रहा है आपका ग्लिसरॉल डेथ, जी आ गया, उसके बाद है पी, उसके बाद है पी, उसके बाद है ई, हप्पा और गोलगप्पा, है ना। तो ऐसे आप भी लर्न कर सकते हैं, हप्पा ने खाया गोलगप्पा, है ना, या गप्पे, हप्पे ने खाए, हप्पा ने खाए गप्पे, ऐसे आप उसको निमोनिक के फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। अब क्या है, एच से आपका हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस, पी से आपका फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेस, देन पी से आपका फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, ए से आपका एल्डोलेस, जी से आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। बस कुछ नहीं करना, ये तीन है, ये जैसे का वैसा चीज यहाँ पर उतार दो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये आपने याद कर लिया, बस इतना। यहाँ पर आपको डिहाइड्रोजनेस अलग से लगाना है, बस कुछ भी नहीं करना है। देन उसके बाद पी से आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, देन उसके बाद ई से आपका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, और देन ई से आपका इनोलेस, है ना। तो ऐसे आप अपने हिसाब से निमोनिक्स उसका बना सकते हो, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं लर्न करने के लिए आप वो शॉर्टकट उसका बना रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद है सबसे पहला हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। अब ये दो एंजाइम का रोल क्या है, ये दो एंजाइम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब दो एंजाइम की जरूरत क्यों है, या दो और में दिया है कि ये लगा तो ये नहीं और ये लगा तो ये नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है, इनिशियली जो ग्लूकोकाइनेस है, ये ग्लूकोकाइनेस की अब यहाँ पर ग्लूकोज का कन्वर्जन तो आ गया, यहाँ पर आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और माल्टोज, है ना, ये जनरली तीन की हम बात कर रहे हैं, तो ये तीन का कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का आगे, है ना। अब क्या हो रहा है, ये जो ग्लूकोकाइनेस है इसकी एफिनिटी थोड़ी वीक रहती है ना, ये सिर्फ ग्लूकोज पे ही काम करता है, फ्रुक्टोज और आपका मेल्टोज इन पे वो काम नहीं करता, मतलब या उनको वो रोक नहीं सकता या उसका ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए इसकी एक्टिविटी या सेंसिटिविटी कम है, और ये तभी काम करता है जब आपका लेवल, ग्लूकोज का लेवल आपका 100 से ज्यादा बढ़ गया, फास्टिंग कंडीशन में 100 mg पर डीएल से जब ज्यादा बढ़ जाता है तब आपका ग्लूकोकाइनेस काम करता है ग्लाइकोलिसिस में। अदरवाइज अगर वो आपका लेवल 100 या 100 से नीचे है तब आपका एंजाइम हेक्सोकाइनेस लगता है ना। तो इसीलिए ये दोनों का नाम यहाँ पर और में दिया गया है कि या तो ग्लूकोकाइनेस काम करेगा या तो हेक्सोकाइनेस काम करेगा ना। तो दोनों कन्वेंशनली काम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ योर ग्लूकोज कंसंट्रेशन, कि कितना ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, है ना। देन अब यहाँ पर एक ही एनर्जी, ये अभी क्या चल रहा है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या हो गया, एनर्जी इन्वेस्ट हुई, एटीपी से एडीपी, ट्राई से डाइफॉस्फेट बना, मतलब एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर यूटिलाइज हुआ। देखो -1 से हमने रिप्रेजेंट किया इसको, है ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। देन उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है ना। तो यहाँ पर एंजाइम क्या लग रहा है, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेस। अब आइसोमर क्या होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था आपको आइसोमर क्या होते हैं ना, कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, है ना। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, देज आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर, है ना। तो क्या हो गया, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, अब आइसोमरेस लगा, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेस, है ना। यहाँ फॉस्फेट है और ये हेक्सोस है, हेक्सोस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट याद करो, है ना। तो ये क्या हो गया, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेस। ऐसे लर्न करोगे ना आप कंसेप्चुअली कि कहाँ चीज क्या थी, तो आपको आसानी से वो चीजें याद रहेंगी, है ना।
देन फ्रुक्टोज में कन्वर्जन हुआ तो यहाँ पर आ गया आइसोमरेज, ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और एंजाइम लगा आपका फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। देन फ्रुक्टोज का कन्वर्जन हुआ इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और यहाँ पर एंजाइम लगा आपका फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज के बाद एंजाइम लगा तो फ्रुक्टोकाइनेस है ना। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन हुआ फ्रुक्टोज बाइफॉस्फेट में, 1,6 बाइफॉस्फेट में एंजाइम कौन सा लगा, फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। अब यहाँ पर अगेन एक एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, तो एटीपी का कन्वर्जन होगा एडीपी में और मैग्नीशियम के प्रेजेंट में, देखो -1,6 को रिप्रेजेंट किया। देन फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का कन्वर्जन होता है इनटू डीएचएपी एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। अल्डोलेज एंजाइम, अब यहाँ क्या होता है, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन होता है अल्डोलेज और इनोलेज में, है ना। जब आप लिखने जाते हो तो वो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पहले इनो आता है कि अल्डोलेज आता है ना। तो अब मैं इसको भी बताऊंगा जब मैं यहाँ तक आऊंगा। अब ये याद रखो कि दो जहां बन रहे, अल्डो कहां लगता है, जहां दो बन रहे, अल्डो, अल्दो। अब इसको, ये डो है, दो, हम इसको हिंदी में दो, दो को दो बोल सकते हैं। अब जहां दो का कन्वर्जन हो रहा है ना, एक क्या बन रहा है डीएचएपी और एक पीजीएल बन रहा है, तो ये याद रखो जहां दो का कन्वर्जन हो रहा है वहां पर अल्डोलेज लगेगा, है ना। तो ये है आपका अल्डोलेज, जहां दो मॉलिक्यूल बनेंगे एक से, उसको वहां पर एंजाइम कौन सा लगेगा, अल्डोलेज, है ना। तो ये याद रखो। देन तो डाइहाइड्रोक्सी, डीएचएपी का फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ये है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना। देन उसके बाद ये दोनों इंटर कन्वर्जन हो सकते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है क्योंकि ये 3 वो ग्लिसरॉल्डिहाइड, आप याद करो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हमने कौन सा वाला वो पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे का इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इंटरचेंज करने के लिए एंजाइम लगता है फॉस्फोट्राइओस आइसोमरेज, है ना। तो ट्राइओस, देखो नाम में भी पता चल गया कि ये दोनों ट्राइओस है और ये एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीएचएपी भी बन सकता है, डीएचएपी भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन सकता है बाय एंजाइम फॉस्फोट्राइओस आइसोमरेज, है ना। देन उसके बाद ये यहाँ हो गया, यहाँ तक स्टॉप हो गया। अब इसके बाद आगे की प्रोसेस में जो है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट काम करेगा, है ना। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जैसे का वैसा है, सिर्फ डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आया। अब डिहाइड्रोजिनेस आया तो उसने क्या किया, इसका कन्वर्जन कर दिया 1,3 फॉस्फो ग्लिसरेट में, है ना। ग्लिसरॉल्डिहाइड का कन्वर्जन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब यहाँ पर हुआ एनर्जी का जनरेशन। अब यहाँ एनर्जी का जनरेशन कैसे हुआ, तो ये एक NaDH2 एक NaDH और ये एक NaDH, तो ऐसे दो NaDH का जनरेशन हुआ। अब दो, एक NaDH मतलब होता है 2.5 ATP, है ना। एक ATP यूटिलाइज हुई, एक NaDH मतलब होता है 2.5, यहाँ जनरेट कितनी हुई 2 NaDH, तो 2 NaDH into 2.5 होता कितना है, 2.5 5 होता है। लेकिन इसको हम 6 कंसीडर करते हैं, एक्चुअल में जनरेशन होता है 5 का, लेकिन इसको 6 काउंट किया जाता है, ठीक है। देन यहां से अब ये हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से फिर कन्वर्जन होता है उसका 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में एंजाइम लगता है आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, है ना। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ये एंजाइम लगेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन करने में। अब अगेन यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होता है, एडीपी से एटीपी, है ना। डाई से ट्राई बन रहा है, वहां क्या हो रहा था, ट्राई से डाई बन रहा था तो यहाँ पर माइनस हो रहा था। अभी यहाँ डाई से ट्राई बन रहा है मतलब प्लस हो रहा है ना, +1 बन रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा था, बराबर है, ठीक है। डाई ट्राई, 3 से डाई मतलब 2 बन रहा है, यहाँ पर क्या है डाई से ट्राई 2 से 3 बन रहा है, मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली जेनेसिस हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जेनेसिस हुआ, 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर जनरेट हो गए, है ना। इन जब कन्वर्जन हुआ 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरेट का 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बाय एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस के प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट का 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्जन होता है। अब यहाँ पर कोई एटीपी मॉलिक्यूल कुछ जनरेट नहीं होता। देन नेक्स्ट स्टेप है दैट इज इनोलेस। अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर का रिलीज होता है, कहां पर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से जब वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है तब वाटर का रिलीज होता है। अब इनो याद करो, इनोलेस, इनो कहां डालते हैं हम, पानी के अंदर और फिर बुलबुले निकलते हैं, है ना। तो ये याद रखो, जहां पानी निकला, पानी जहां रिलीज हुआ
वहां पर आएगा इनोलेज एंजाइम। जहां दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं एक से, तो वहां क्या होगा, अल्डोलेज। इनोलेज कहाँ आएगा, जहां पानी निकल रहा है। इनो कहाँ डालते हैं, पानी में, और निकलते हैं बुलबुले। इनोलेज कहाँ निकलेगा, कहाँ लगेगा, जहां पानी निकल रहा है वहां पर हम इनो डालते हैं। जहां पानी है वहां इनो डालते हैं, ऑब्वियसली इतना याद रखना। और जहां दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसको अल्डोलेज है ना, वहां एंजाइम अल्डोलेज। क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत होता है कि इनो कहाँ और अल्डो कहाँ। देन उसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से कन्वर्जन होगा। अब ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन गया, पानी का रिलीज हो गया एक मैग्नीशियम मोइटी के प्रेजेंस में। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से बनेगा पाइरुवेट, है ना। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनेगा बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। और यहाँ पर भी फिर दो एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, एडीपी से एटीपी बनेगा, है ना। दो एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ जनरेट हुए, दो एटीपी यहाँ जनरेट हुए, एक लॉस यहाँ हुआ था, एक लॉस यहाँ हुआ था, और यहाँ दो एनएडीएच बने थे। अब एनएडीएच का कन्वर्जन मैंने बता दिया कि एक एनएडीएच मतलब कितना एटीपी मॉलिक्यूल होता है ना। देन ये था आपका एरोबिक कंडीशन। अब इतने में एरोबिक कंडीशन में ये पूरी चीजें होती है। अब एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, पाइरुवेट का लैक्टेट में कन्वर्जन, है ना। और ये प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में होता है, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस यहाँ तक ही देखा जाता है, लेकिन एक स्टेप एनारोबिक वाली है, इसलिए यहाँ पर ये एल लैक्टेट इज द लास्ट प्रोडक्ट, है ना। तो लैक्टेट डिहाइड्रो पाइरुवेट का कन्वर्जन होगा लैक्टेट में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और यहाँ पर फिर एक एनर्जी मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा, है ना, क्योंकि यहाँ NaDH है और यहाँ पर NaD बन रहा है, एक हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब टोटल ओवरऑल हम अगर कैलकुलेशन देखें कि कितनी एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट हुई, है ना, तो ये एक्चुअल में कितना हुआ था, ये हो गए आपके दो, ये 5 हो गए, सॉरी 6 हो गए, 6 2 8 और 2 10, है ना। ये 6, ये 2 और ये 2, 6 2 8 और 2 10, 10 मॉलिक्यूल टोटल जनरेट हुए। लेकिन लॉस कितना हुआ, 2 का, है ना। 2 लगे भी तो है यहाँ पर। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा इन्वेस्टमेंट, कितना खर्चा आया था, हमने क्या क्या लिया था, और कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें से हम अपने खर्चे को माइनस करेंगे, है ना। तभी तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पर है कि पहले पहले क्या करो, पूरा खर्चा देखो, तो खर्चा कितना है, 2 का खर्चा है, आया कितना प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट आया, 10 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जमा पूंजी जेब की गई थी, है ना। तो 10 माइनस 2 करोगे तो बचेगा 8, और इसको 7 कंसिडर किया जाता है। एक्चुअल में 7 जनरेट होते हैं, लेकिन 8 इसको कंसिडर किया जाता है ना। तो दैट इज आपका टोटल एनर्जी एटीपी जनरेटेड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ये है आपका ग्लाइकोलिसिस। आई होप आपको सबको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। अभी हम एक एक करके आगे आगे बढ़ते जाएंगे। रोज मैं आपको, ये रोज पॉसिबल हो तो मैं रोज एक एक वीडियो डालते जाऊंगा और आपके कंसेप्ट क्लियर करते जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। और अभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये, है ना। आप तो पढ़ रहे हो भैया, ऑब्वियसली टॉपर की खासियत रहती है वो किसी को शेयर नहीं करता, वो खुद शांति से पढ़ाई कर लेता है। लेकिन अभी का टाइम ऐसा नहीं है ना। तो आप क्या कर, एग्जाम का टाइम है ऑब्वियसली, तो आप सभी के अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, शायद उनको आसानी से समझ में आ जाए ये चीज़, है ना, अपना दिमाग लगाने से अच्छा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।